हेलो दोस्तों, आज हम बात करने वाले हैं एक बहुत ही महत्वपूर्ण विषय के बारे में। सिंधु घाटी सभ्यता, इंडस वैली सिविलाइजेशन। ये जो सब्जेक्ट है, ये जो विषय है, ये एग्ज़ाम की दृष्टि से बहुत महत्वपूर्ण है। सभी परीक्षाओं के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण विषय है। आज हम बात करेंगे सिंधु घाटी सभ्यता के बारे में। अगर हम इसके समय के बारे में बात करें, इसके जो है टाइम पीरियड के बारे में बात करें, तो इसका जो समय काल रहा है वो रहा है 2500 बीसी से लेकर 1750 बीसी। यानी कि 2500 बीसी से लेकर 1750 बीसी जो है इसका टाइम पीरियड माना गया है। बहुत ही बार एग्जाम में भी आया है ये सिंधु घाटी सभ्यता। अब हम जो है इसके बारे में बात करेंगे कि सिंधु घाटी सभ्यता किस काल के अंतर्गत आती है। इससे पहले का जो हमने वीडियो बनाया उसमें हमने प्रीहिस्टोरिक के बारे में बात किया। प्रीहिस्टोरिक आर्ट मतलब जिसमें हमें लिखित प्रमाण ना मिले हो। और सिंधु घाटी की सभ्यता एक ऐसी सभ्यता, एक ऐसे काल के अंतर्गत आती है जिसको हम आदि ऐतिहासिक काल के अंतर्गत रखते हैं, यानी कि प्रोटो हिस्ट्री। इसको प्रोटो हिस्ट्री नाम से संबोधित किया जाता है, आदि ऐतिहासिक काल। अब इसमें क्या था, इसमें जो है हमें लिखित प्रमाण तो मिले पर उनको पढ़ा नहीं जा सका। आप इसमें देख भी सकते हो, इस इमेज में आपको दिख रहा होगा। यहाँ की जो लिपि थी, यहाँ से जो हमें लिखित प्रमाण मिले वो इस तरह के प्रमाण थे कि उनको जो है पढ़ा नहीं जा सका, पर वो जो है लिखी ज़रूर गई थी। तो ये ऐसी लिपि थी जिसमें चित्रों का प्रयोग था, यानी कि ये जो है पिक्चर का प्रयोग था। इसी को बोला गया पिक्टोग्राफ, या जो है चित्रात्मक लिपि इसको कहा गया। तो सिंधु घाटी की सभ्यता आदि ऐतिहासिक काल के अंतर्गत आती है। आदि ऐतिहासिक काल किसको कहा गया? जिसमें लिखित प्रमाण मिलते हैं लेकिन उनको पढ़ा नहीं जा सकता। सिंधु घाटी की सभ्यता की शुरुआत अगर हम माने तो 4000 वर्ष पूर्व से लेकर 3000 वर्ष पूर्व के मध्य एक सभ्यता का जन्म हुआ, जो चीन से लेकर मध्य एशिया तक ये सभ्यता जो है हमें मिलती है। इस सभ्यता की ओर सबसे पहले जो ध्यान आकर्षण हुआ वो जो है सर जॉन मार्शल का गया। उन्होंने उत्खनन कार्य कराया सन 1924 में, और सिंधु घाटी सभ्यता की खोज 1848 में कनिंघम महोदय ने की। इन्हें भारतीय पुरातात्विक विभाग का जनक भी कहा जाता है। और अगर हम सिंधु घाटी सभ्यता की लिपि के बारे में बात करें तो यहाँ की जो लिपि रही है वो लिपि रही है चित्रात्मक, पिक्टोग्राफ। उसमें क्या है, चित्रों का प्रयोग किया गया। जैसे वहाँ के पशु पक्षी या जो जलीय जीव होते थे, जैसे मछली, सांप, या उस तरह के जो है जीव जंतुओं का प्रयोग किया गया था। और इस लिपि की जो सबसे बड़ी एक विशेषता थी वो ये थी कि इसको जो लिखने का तरीका था वो एक जो है अनोखे ढंग से इसको लिखा जाता था। यानी इसको जो है राइट टू लेफ्ट लिखा जाता था, यानी कि इसको जो है राइट टू लेफ्ट लिखा जाता था, राइट टू लेफ्ट। तो राइट टू लेफ्ट की ओर इसको जो है लिखा जाता था। फिर हम जब नेक्स्ट लाइन स्टार्ट करते थे, फिर जो है राइट टू लेफ्ट में आ जाती थी, फिर जो है लेफ्ट टू राइट, फिर जो है राइट टू लेफ्ट, लेफ्ट टू राइट, इस तरह से जो है ये चलती थी। लेकिन इस लिपि का जो प्रारंभ होता था वो राइट टू लेफ्ट ये लिपि लिखी जाती थी। फिर हम बात करेंगे कि सिंधु घाटी सभ्यता को जो है बहुत सारे नामों से संबोधित किया गया, इसको बहुत सारे नामों से जाना जाता है। तो वो कौन से नाम थे? सबसे पहले सिंधु घाटी सभ्यता को किन किन नामों से जो है जाना जाता है? जैसे हड़प्पा सभ्यता इसको कहा गया, नगरी सभ्यता इसको कहा गया, कांस्य युगीन सभ्यता इसको कहा गया, महलवा की सभ्यता इसको कहा गया, या मृदभांड की सभ्यता कहा गया, या सरस्वती की घाटी की सभ्यता भी कहा गया, और इंडस वैली सिविलाइजेशन भी इसको जो है कहा गया। तो हड़प्पा सभ्यता, क्योंकि सबसे पहले जब खुदाई में क्षेत्र मिला इंडस वैली सिविलाइजेशन थे तो वो हड़प्पा का था, इसलिए हड़प्पा सभ्यता कहा गया। ये सभ्यता पूरी नगरीय सभ्यता थी, शहरी सभ्यता थी, इसलिए इसको नगरीय सभ्यता कहा गया। यहाँ से जो है कांस्य के सबसे पहले प्रमाण मिलते हैं हमें ब्रॉन्ज के, इसलिए इसको ब्रॉन्ज युगीन सभ्यता भी कहा गया। और महलवा की सभ्यता इसलिए कहा गया कि जब ये मेसोपोटामिया के साथ व्यापार करने जाते थे तो वहाँ पर इनको महलवा नाम से संबोधित किया गया। मृदभांड की सभ्यता इसलिए कहा गया क्योंकि यहाँ पे मृदभांड का सबसे ज़्यादा प्रयोग किया गया। सरस्वती घाटी की सभ्यता, सरस्वती नदी में भी, जैसे हरियाणा में जो इंडस वैली सिविलाइजेशन के सेंटर मिले वो जो है सरस्वती नदी घाटी के पास स्थित थे, इसलिए इसको सरस्वती घाटी की सभ्यता भी कहा गया। और इंग्लिश में इसको जो है अंग्रेजी में इंडस वैली सिविलाइजेशन के नाम से जाना गया। सिंधु घाटी सभ्यता का अगर हम रेडियो कार्बन डेटिंग के अनुसार इसका टाइम पीरियड बताएं तो इसका जो टाइम पीरियड है वो है 2350 ईसा पूर्व से लेकर 1750 ईसा पूर्व, यानी कि 2350 बीसी से लेकर 1750 बीसी इसका रेडियो कार्बन का टाइम पीरियड है। ये एग्जाम में पूछा जाता है। रेडियो कार्बन के अनुसार 2350 से 1750 का टाइम पीरियड माना गया है। सिंधु घाटी सभ्यता का आकार कैसा था?
अगर हम इसके आकार के बारे में बात करें कि इसका आकार कैसा था, तो सिंधु घाटी सभ्यता का जो आकार था वो त्रिभुजाकार था। त्रिभुज, ट्रायंगुलर। ट्रायंगुलर क्यों था, इसके भी जो है कई कारण थे, ट्रायंगुलर होने के भी जो है कई कारण माने गए हैं। तो सबसे पहला जो कारण माना गया कि ट्रायंगुलर इसलिए बना कि ये जो है 3 देशों में फैली हुई थी। 3 देशों में, 3 देश कौन कौन से, सबसे पहले जो पहला देश था वो था भारत, फिर दूसरा जो देश था वो था पाकिस्तान, और इसके बाद जो है तीसरा जो देश था, तीसरी कंट्री वो थी अफ़गानिस्तान। तो जब हम इन तीनों देशों को आपस में जोड़ते हैं एक रेखा के माध्यम से, तो एक ट्रायंगल का जो है निर्माण होता है। एक जो है ट्रायंगल का यानी एक त्रिभुज का जो है निर्माण होता है। तो इसी वजह से जो इसका मैप बनता है तो एक त्रिभुज जैसा बनता है। तो इसलिए क्वेश्चन भी पूछते हैं कि सिंधु घाटी जो सभ्यता थी उसका आकार कैसा था, तो त्रिभुजाकार। क्यों, क्योंकि यह 3 देशों में पनपी। वो 3 देश कौन से हैं दोस्तों, भारत, पाकिस्तान, अफगानिस्तान। और जब हम इनको तीनों को जोड़ते हैं आपस में परस्पर, तो एक जो है त्रिकोण या एक जो है त्रिभुजाकार का निर्माण होता है। फिर जो है हम बात करेंगे सिंधु घाटी सभ्यता का विस्तार। तो अगर हम इसके विस्तार की बात करें, इसका जो विस्तार रहा वो किस तरह से रहा, तो इसका जो विस्तार था, इसका जो फैलाव था वो किस तरह से था। तो अगर हम नदी की भी बात करें, यहाँ पर कोई भी सभ्यता हुई, कोई भी जो आदि मानव थे या कोई भी सिविलाइजेशन की बात करें, तो वो किसी न किसी नदी के तट पर जो है पनपी है। उसका कारण ये भी था कि वहाँ से जो है नदी के माध्यम से वो लोग व्यापार करते थे, और वो जो पशुपालन करते थे उसके लिए पानी, खुद के लिए पानी, या जो है कृषि के लिए पानी बहुत ज़रूरी था। तो सभी सभ्यता क्या होती थी, किसी न किसी नदी के पास पनपती थी। तो ऐसा ही सिंधु घाटी सभ्यता भी किस नदी के पास पनपी, सिंधु नदी के पास पनपी। ऐसे ही अगर हम मेसोपोटामिया की सभ्यता की बात करें तो वो भी दजला और फरात जो नदी थी उसके मध्य पनपी। ऐसे अगर हम मिस्र की सभ्यता की बात करें तो वो जो है नील नदी के पास पनपी। अगर हम ऐसे ही चाइना की सभ्यता की बात करें तो वो जो है पीली नदी के पास पनपी। तो कोई भी सभ्यता हुई समस्त संसार में तो वो किसी न किसी नदी के पास पनपती है। तो अगर हम सिंधु घाटी सभ्यता में जो सिंधु नदी है उसके बारे में बात करें कि उसका ओरिजिन कहाँ से होता है, ये बहुत बार एग्जाम में भी आए हैं कि सिंधु नदी जो उसका ओरिजिन कहाँ से हुआ। तो अगर आप देखोगे हिमालय में, हिमालय माउंटेन में, तिब्बत, तो तिब्बत में एक जगह है मानसरोवर। मानसरोवर, तो मानसरोवर से क्या है, इसका ओरिजिन होता है। तिब्बत में है मानसरोवर, वहाँ से इसका ओरिजिन होता है। और ओरिजिन होते होते जो है जब ये पंजाब में आती है तो पंजाब में जो है इसके 5 सहायक नदी बनती है, उनके बारे में हम जो है चर्चा करेंगे। और ये नदी जो है धीरे धीरे आकर जो है कहाँ गिर जाती है दोस्तों, ये गिर जाती है अरब सागर में, अरेबियन सी में जो है आकर गिर जाती है। ये था जो है एक सिंधु नदी का जो एक उद्गम क्षेत्र, और जो है एक उनका वो कहाँ पर जो है उसका अंत पॉइंट होता है उसके बारे में हमने बात की। तो सिंधु घाटी सभ्यता का विस्तार, ये हमारा जो है विषय कि सिंधु घाटी सभ्यता का विस्तार किस तरह से रहा है। तो सिंधु घाटी का जो विस्तार रहा वो 3 देशों में रहा, पाकिस्तान, भारत, अफगानिस्तान। सिंधु घाटी सभ्यता का आकार त्रिभुजाकार है, और इस सभ्यता में जो है सिंधु की कुल 5 सहायक नदी थी। जब पंजाब में आती है ये तो इसकी 5 सहायक नदी बनती है, 5 सहायक नदी। वो 5 सहायक नदी कौन कौन सी है, उसमें जो है सबसे पहला नाम आ जाता है सतलज का। ठीक है, सबसे पहला नाम सतलज का आया, व्यास का नाम आ जाता है, रावी का नाम आ जाता है, चेनाब का नाम आ जाता है, और झेलम का नाम आ जाता है। तो ये 5 नदी इसकी क्या बनी, इसकी जो है सब रिवर यानी कि इसकी सहायक नदी कही जाती है। अब हम बात करेंगे कि सिंधु घाटी सभ्यता की जो सिंधु घाटी जो सभ्यता थी उसके समकालीन सभ्यता कौन कौन सी थी। तो उसके समकालीन जो सभ्यता पनपी उसमें जो है सबसे पहला आता है मिस्र की सभ्यता। मिस्र की सभ्यता भी जो है इसके समकालीन थी, उसी समय चल रही थी, आपस में इनके व्यापारी संबंध हुआ करते थे। तो दूसरी आती है चीन की सभ्यता, चीन की सभ्यता भी हुई, और मेसोपोटामिया की सभ्यता। तो दोस्तों 4 सभ्यता क्या थी, पैरेलल चल रही थी, एक दूसरे के समकालीन चल रही थी, जिसमें पहला मिस्र की सभ्यता का नाम आता है, दूसरा जो है चाइना की सभ्यता का नाम आता है, और फिर मेसोपोटामिया की सभ्यता का नाम आता है। तो चाइना की सभ्यता जो है अगर इसको देखो तो चाइना की सभ्यता जो है हिनवा आर्मी के लिए बहुत प्रसिद्ध है, वहाँ पे टेराकोटा का पूरा आर्मी प्राप्त हुआ। या हम जो है मिस्र की सभ्यता की बात करें, बुक ऑफ डेथ इसको कहा गया, या अमृत तत्व की कला कहा गया, ये पिरामिड के लिए जानी जाती है। और मेसोपोटामिया की सभ्यता जो है जिग्गुरत के लिए जानी जाती है। अब जो है हम बात करेंगे सिंधु घाटी सभ्यता के प्रमुख स्थल। तो सिंधु घाटी के जो प्रमुख स्थल है दोस्तों वो कौन कौन से हैं। तो अफगानिस्तान में, ये हमने अभी बात भी की कि सिंधु घाटी सभ्यता जो है कितने देशों में पनपी हुई है दोस्तों, वो पनपी हुई है 3 देशों में। आपको मैंने बताया भी है 3 देश कौन कौन से हैं,
अफ़गानिस्तान है, उसमें उसमें जो है पाकिस्तान है, उसमें जो है भारत है। ठीक है, ये 3 देश जो है उसमें हमें मिलते हैं जहाँ पर ये सभ्यता पूर्ण रूप से फैली हुई थी। तो अफ़गानिस्तान में इसके कितने सेंटर है? अफ़गानिस्तान में जो है इसके कुल 3 स्थल है। कितने स्थल हैं? 3 स्थल। वो 3 स्थल कौन कौन से हैं? उसमें आता है मुंडीगांव, दूसरा सोटगुही और तीसरा देह मोर सिरगुंडा। पाकिस्तान में सिंधु घाटी के सब स्थल कितने हैं? 2, उसमें भी 3 हैं। एक हड़प्पा जो कि माउंट गोमरी ज़िले में है, रावी नदी के पास है, और मोहनजोदाड़ो लड़कारा ज़िले में है और सिंधु नदी के पास है। तीसरा है चनूदड़ो, मोस्ट इम्पोर्टेंट चनूदड़ो, ये भी सिंधु नदी के पास है, ये भी जो है सिंधु नदी के पास है। और पंजाब में हम आते हैं जो है भारत में, तो भारत में जो है सबसे ज़्यादा सेंटर है, इंडस वैली सिविलाइजेशन के जो सबसे ज़्यादा सेंटर मिले वो हमें भारत में मिले। जैसे पंजाब में रोपड़ है, साउथ में जो है महाराष्ट्र में दायमाबाद है, उत्तर प्रदेश में आलमगीरपुर मेरठ में है, गुजरात में देखें तो लोथल और धोलावीरा, राजस्थान में कालीबंगा। ये बहुत ही महत्वपूर्ण है। अगर हम हरियाणा में देखें तो हरियाणा में जो है हमें बनावली देखने को मिला, हमें जो है वहाँ पर राखीगढ़ी देखने को मिला। अब इसमें जो है सिंधु घाटी में कला के प्रकार, सिंधु घाटी में जो हमें आर्ट मिली, जो हमें वहाँ से आर्ट के एलिमेंट्स मिले या कला के जो प्रकार मिले वो किस किस रूप में मिले। तो सिंधु घाटी की सभ्यता में जो कला के प्रकार हमें देखने को मिलते हैं उसमें जो है सबसे पहले आ जाते हैं मूर्तिकला, हमें स्कल्पचर देखने को मिले, हमें चित्रकला पेंटिंग देखने को मिली, हमें जो है स्थापत्य कला देखने को मिली यानी कि जो आर्किटेक्चर था। और यह मुख्य रूप से सिंधु घाटी सभ्यता एक स्थापत्य कला के लिए ही जानी गई। सबसे इम्पोर्टेंट था इसमें आर्किटेक्चर, स्थापत्य कला। पूरा का पूरा शहर बसा हुआ था। जब इसकी खुदाई की गई, रेलवे लाइन जब बिछाई जा रही थी पाकिस्तान में, तो पूरा का पूरा क्या है, एक पूरा नगर मिला, एक शहर मिला। तो सिंधु घाटी सभ्यता में जो है मूर्तियों का निर्माण, जो मूर्ति बनाई जाती थी, ऐसा नहीं था वो सिर्फ एक ही माध्यम में बनी, नहीं, वो अलग अलग माध्यम में बनी। जैसे पत्थर में बनाई गई, वो मिट्टी में बनाई गई, वो टेराकोटा में भी बनाई गई, और वो जो है धातु में देखे तो तांबे या जो है ब्रॉन्ज में बनाई गई। यहाँ पर मोहर बनी, सील्स का भी प्रयोग हुआ, जो सील्स होती थी, तो मोहरे का भी प्रयोग किया हुआ। मोहरे जो थी वो भी 2 प्रकार से बनी, टेराकोटा और सेल खड़ी की बनाई गई। सेल खड़ी की ज़्यादा बनी, टेराकोटा की उसके अपेक्षा कम थी। सिंधु घाटी सभ्यता में 2 प्रमुख नगर थे, हड़प्पा और मोहनजोदाड़ो। सबसे जो प्रमुख नगर माने गए वो थे हड़प्पा और मोहनजोदाड़ो। इसके अतिरिक्त कालीबंगा का नाम भी आता है, चनूदड़ो का नाम भी आता है, धोलावीरा का नाम आता है, रोपड़ का नाम आता है। सिंधु घाटी सभ्यता से सामान्यतः 2 प्रकार की मूर्ति प्राप्त होती है, पहली धार्मिक और दूसरी कलात्मक। तो यहाँ से जो स्कल्पचर मिले वो 2 प्रकार के मिले, एक जो है धार्मिक और दूसरा जो है कलात्मक। ये हमें जो है यहाँ पर देखने को मिला। तो अब हम जो है इसके नगर नियोजन के बारे में बात करते हैं कि यहाँ का जो आर्किटेक्चर नगर नियोजन था। हम कहते भी हैं कि जो इंडस वैली सिविलाइजेशन थी वो एक नगरीय सभ्यता थी। तो नगर नियोजन की अगर बात करें तो हड़प्पा सभ्यता जो है एक नगर नियोजन या टाउन प्लानिंग इसमें जो है देखने को मिलता है। और हड़प्पा सभ्यता का एक महत्वपूर्ण पहलू जो है क्या रहा है, टाउन प्लानिंग। हड़प्पा सभ्यता को सिंधु घाटी सभ्यता के नाम से जाना जाता है। टाउन प्लानिंग में भी विभिन्न प्रकार की इमारतें थी, विभिन्न प्रकार की सड़कें थी, जल निकासी के लिए भी व्यवस्था थी, महान स्नानघर थे और अन्य संचार और विशेषता भी इनमें शामिल थी। इन सभी विशेषताओं ने हड़प्पा सभ्यताओं की नगर योजना के बारे में जानकारी में एक बड़ी प्रमुखता जो है प्रदान की है। तो अगर हम जो है इसके टाउन प्लानिंग की बात करते हैं कि यहाँ पर देखें कि जो यहाँ पर भूमि जल प्रणाली है कि किस तरह से भूमि को बनाया गया है, तो यहाँ पर जो है भूमिगत जल निकासी प्रणाली, यह प्रत्येक आवास को सड़क की नालियों से जोड़ती थी जो पत्थर या ईंटों के द्वारा संरक्षित थी। विशाल स्नानगार बनाए, बाथ बनाए गए, स्विमिंग पूल बनाए गए। तो मोहनजोदाड़ो में सबसे बड़ा और सबसे महत्वपूर्ण सार्वजनिक विशाल स्नानगार था जो 39 फीट लंबा और 23 फीट चौड़ा और 8 फीट गहरा। यह स्नानगार का फर्श जो है जली हुई लकड़ी से बना हुआ था। तो इसका जो फर्श होता था, फ्लोर, वो जो है जली हुई लकड़ियों से बनाया गया था। यहाँ पर जो ये पूरा का पूरा जो आर्किटेक्चर था यहाँ का, वो ग्रिड टाउन प्लानिंग पे होता था, ग्रिड पैटर्न पर, यानी कि ग्राफ पर, इस तरह से जो है ग्रिड पर आधारित था। और हर एक सड़कें आपस में कितने डिग्री पर काटती थी, 90 डिग्री पर, समकोण पर काटती थी एक दूसरे को। तो ग्रिड पर आधारित टाउन प्लानिंग सिस्टम, हड़प्पा सभ्यता द्वारा उपयोग की जाने वाली ग्रिड पर आधारित टाउन प्लानिंग प्रणाली, इसकी गलियाँ और
जो है गलियों के व्यवहारिक रूप से समकोण चौड़ाई के लिए उल्लेखनीय थी, यानी कि समकोण एक जो है 90 डिग्री पर हर एक सड़कें आपस में काटती थी, जिसने शहर को कई आयताकार ब्लॉकों में विभाजित किया गया था। आप इसको देख भी सकते हो यहाँ पर, तो किस तरह से ये आपस में जो है 90 डिग्री इस तरह से बना हुआ है पूरा का पूरा। तो पूरा क्या है, ग्रिड पैटर्न पर आधारित है पूरी की पूरी, ये पूरी की पूरी ग्रिड पैटर्न पर आधारित है। अब इसमें जो है हड़प्पा, मोहनजोदाड़ो और कालीबंगा के प्रत्येक शहर में एक मिट्टी की ईंटों के जो है ऊंचे चबूतरे भी प्राप्त हुए हैं। पक्की ईंटों का उपयोग होता था, अलग ड्रेसिंग रूम होते थे, अन्न भंडार भी होते थे, और यहाँ पर जो है ईंट की ऊंची ईंटी की जो है जो अच्छी क्वालिटी की ईंटें होती थी वो बनाई जाती थी, ईंटों की इमारतें भी होती थी। ठीक है, तो टाउन प्लानिंग को अगर आप समझोगे, यहाँ पे भी देखोगे तो हाउस को देखो, ये हाउस है कॉमन पीपल के लिए, ये ग्रिड पैटर्न है, यहाँ पर 90 डिग्री बना हुआ है एंगल। ठीक है, ये जो है एक सिटाडेल होता था, प्लेटफॉर्म पब्लिक बिल्डिंग, ये जो है ड्रेनेज सिस्टम होता था, गेटवे होता था, सिटी वॉल होता था, पूरा का पूरा एक प्लान। जैसे आजकल के टाइम पे भी इतना अच्छा डिज़ाइन नहीं देखने को मिलता है जितना अच्छा इंडस वैली सिविलाइजेशन में देखने को मिलता है। अब जो है जितने भी सेंटर मिले, प्रमाणिक जो सेंटर मिले, प्रमाणिक में जो है 6 आ जाते हैं, हड़प्पा, मोहनजोदाड़ो, कालीबंगा, चन्हुदड़ो, और इसमें जो है धोलावीरा, इसमें जो है लोथल, ये जो है प्रमाणिक क्षेत्र है, और हड़प्पा और मोहनजोदाड़ो जो है प्रमुख स्थल है। तो अब हम जो है इन स्थलों के बारे में बात करेंगे, जो स्थल हैं ये प्रमुख स्थल, इनके बारे में बात करेंगे। तो सबसे पहले हम जो है हड़प्पा के बारे में बात करेंगे। थैंक यू दोस्तों।